आज हम लोग इक्वालिटी चैप्टर को पढ़ेंगे और ये मेरा एक इनिशिएटिव है। मैं चाह रहा हूँ कि सिविक्स की बुक को क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की बुक को लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ें। ये क्लास के बच्चों को भी बेनिफिशियल होगी वीडियो, और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगी, बिकॉज एनसीईआरटी पढ़ना तो कंपलसरी ही है। तो देखते हैं ऑन इक्वालिटी। India is a democratic country, as we know that. In the class 6 book, we look at the key element of the democratic government. जैसा कि हम जानते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स होते हैं। बहुत सारे फीचर्स को आप लोगों ने पढ़ा होगा। उनमें से कुछ फीचर हैं जैसे इक्वालिटी होनी चाहिए, राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, राइट टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए आपके पास, राइट टू ट्रेड होना चाहिए, राइट टू लाइफ होना चाहिए, एंड देयर आर सो मेनी फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उसी फीचर्स में से एक है फीचर इक्वालिटी, जिसको हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं इस चैप्टर में। दिस इंक्लूड द पीपल पार्टिसिपेशन, द रेजुलेशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट, द इक्वालिटी एंड द जस्टिस। तो दिज आर आल्सो द वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जहाँ पे भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वहाँ पे ये सारे बेसिक फीचर्स अवेलेबल होने चाहिए। इक्वालिटी इज द की फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द इक्वालिटी। इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इट इज़, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, एंड वेदर आर नॉट एवरी वन इज इक्वल इन इंडिया। ये भी देखेंगे क्या भारत में सभी लोग बराबर हैं या नहीं। तो लेट अस बिगिन विद द लुकिंग एट द कांता स्टोरी। यहाँ पे एक कांता की स्टोरी है, यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं और इक्वालिटी को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ऊपर कुछ फिगर्स हैं, इनको देखते हैं। ये है मंजीत कौर, ये एक टीचर हैं। ये हैं तेजा सिंह, ये एक ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं। गिरीश राव, ये एक स्टूडेंट हैं। ये हैं कांता देवी, एक डोमेस्टिक वर्कर हैं, घर में जाके काम करती हैं। ये हैं सुजाता कुमारी, ये भी एक डोमेस्टिक वर्कर हैं। स्टोरी को अगर हम देखें तो ऑन इलेक्शन डे द कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। इलेक्शन का दिन है, सुजाता और कांता अपने वोट को कास्ट करने के लिए वेट कर रही हैं वहाँ पे, मीन्स वोट को देने के लिए वेट कर रही हैं। इज़ इट गुड सुजा that we can all vote as a equal citizen of our country? Even the Jain Sahab is standing in the line with us. तो कांता सुजाता से पूछती, कह रही हैं कि that we can all the vote as a equal citizen of our country। ये अच्छी बात नहीं है कि हम सारे लोग एक ही लाइन में खड़ा होकर वोट डालने जा रहे हैं। इसी में जैन साहब भी खड़े हैं, तो जैन साहब एक बड़े आदमी हैं, वो भी उसी लाइन में खड़े हैं। तो कांता को ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि सारे लोग एक ही लाइन में खड़े हैं वोट देने के लिए। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। तो सुजाता कहती हैं कि कांता तुम जाओ, ये तुम्हारा टर्न है, अब वोट तुम डालो। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ अ प्रॉमिस टू ब्रिंग द पाइप वाटर टू आवर एरिया। तो वोट देते समय कांता के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम वोट किसको दें। तो वो कह रही है मैं उनको वोट दूंगा जिन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि मैं उनके एरिया में पाइप वाटर लाऊंगा, जिससे उनको नीट एंड क्लीन वाटर मिलेगा। दूसरे पेज पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ और भी फिगर हैं। अब्दुल रहमान, ये एक आर्टिसंस हैं। शबनम बानो, ये एक हाउसवाइफ हैं। ग्रेसी लैनिंग्स, ये एक कंसल्टेंट हैं। इसाक लैनिंग्स, ये गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। रुखसाना मिर्ज़ा, ये एक मीडिया पर्सन हैं। योगीराज, ये अनएम्प्लॉयड हैं। अशोक जैन एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। स्टोरी को और कंटिन्यू हम करते हैं। एंड देन आफ्टरवर्ड वी विल सी यू लेटर कांता। यस, नमस्ते साहब। तो जैन साहब कह रहे हैं कि हम लोग फिर बाद में मिलते हैं कांता, और ये लोग जैन साहब को नमस्ते करते हैं। द गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट द साहब हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर द सम एडवांस। यहाँ पे ये कह रही हैं
कि गुड़िया इनकी बेटी है, वो बुखार उसको आया हुआ है, बट उसको वो हॉस्पिटल ले जाना चाहती हैं, बट पहले वो जैन साहब के घर का काम फिनिश करके आना चाहती हैं। और वो कह रही हैं कि जैन साहब से हम कुछ पैसे एडवांस में भी मांगेंगे जिससे गुड़िया को हॉस्पिटल हम ले जाएं। हियर हैव सम ऑफ दिस, you will feel better, and when I get back in the evening we will go to the hospital, okay। ये अपनी बेटी से कह रही हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं जब शाम को आऊँगी काम करके वापस तो हम लोग हॉस्पिटल चलेंगे। इट्स नो वंडर दैट द गुड़िया फॉल इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। जिस बस्ती में गुड़िया रहती है वहाँ पे उसके आसपास, बस्ती के आसपास कभी सफाई नहीं होती है। तो ऐसा है कि मतलब गुड़िया को बीमारी इसी वजह से हुई है, क्योंकि बाहर आसपास में साफ़ सफाई नहीं हो रही। इक्वल राइट टू वोट। द स्टोरी इवोव बिगिन विद द कांता स्टैंडिंग इन द लाइन टू कास्ट हर वोट। Look again at the various people who are standing in the line with her. The Kanta recognized her employer Ashok Jain and Chote Lal, her neighbor. तो कांता जब वोट देने की लाइन में खड़ी रहती हैं, वहाँ देखती हैं कि वो उसी लाइन में उनके एम्प्लॉयर जो उनको नौकरी दिए हैं, जिनके यहाँ वो काम करती हैं, वो अशोक जैन भी उसी लाइन में खड़े हैं और उनके पड़ोसी छोटे लाल भी उसी लाइन में खड़े हैं। In a democratic country like the India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, and whether they are rich or the poor, are allowed to vote। तो हम भारत में अगर देखें तो भारत में हर एक एडल्ट मीन्स दोज हु हैव कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर आर अबव इट, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन, वो कौन से धर्म के हैं ये मायने नहीं रखता। दे बिलोंग टू, किस धर्म को बिलोंग करते हैं ये मायने नहीं रखता। हाउ मच एजुकेशन दे हैड, वो कितना पढ़े लिखे हैं ये भी मायने नहीं रखता। व्हाट कास्ट दे आर, वो किस जाति के हैं ये भी मायने नहीं रखता। वेदर दे आर रिच आर द पुअर आर अलाउड टू वोट, या वो गरीब हैं या अमीर हैं, ये सारी चीज़ें इमैटेरियल हो जाती हैं वोट देने के समय में। बिकॉज वोट का ऐसा राइट इंडिया में है कि इन सारी चीज़ों को वो इमैटेरियल मानता है, मीन्स इनके ऊपर कोई भेदभाव नहीं करता है, और सारे लोगों को जो 18 साल के ऊपर होते हैं या 18 साल के होते हैं उनको वोट देने का अधिकार भारत में है। दिस एज विल हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6 बुक, दिस इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो जो ऊपर हमने अभी यहाँ पे फीचर्स पढ़ा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जो लोग 18 साल के ऊपर होंगे उनको वोट देने का अधिकार होगा, तो इसको एक हम सिंगल टर्म नाम देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इंडिया में जो इलेक्शन होता है, जो वोट होता है, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग है कि हर 18 साल का आदमी या 18 साल से ऊपर का आदमी, उसको वोट देने का राइट होगा। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, इन सारी चीज़ों पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एंड इज़ एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज डेमोक्रेसी का एक इसेंशियल फीचर माना जाता है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द इक्वालिटी। अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की आइडिया की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की आइडिया जो है वो आइडिया ऑफ इक्वालिटी पे बेस है। बिकॉज इट स्टेट दैट एवरी एडल्ट इन द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटी सी बिलोंग टू हैज़ वन वोट। तो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इंडिया में 1 पर्सन 1 वोट की थ्योरी काम करती है। इट मीन्स हर एक आदमी 1 वोट करेगा, 1 वोट एंड 1 वैल्यू। इट मीन्स सबके वोट की वैल्यू एक होगी, चाहे वो अमीर का वोट हो, चाहे वो गरीब का हो, ठीक है, चाहे मेल का हो, चाहे फीमेल का हो, एक आदमी केवल एक वोट। तो 1 वोट 1 वैल्यू कंसेप्ट। कांता इज excited to vote and happy that she is equal to all of the other because each of them has 1 vote। तो कांता को इस बात से बहुत खुशी है कि यहाँ पे सारे लोगों के वोट की वैल्यू एक ही है और मेरे भी वोट की वैल्यू एक है। मतलब कांता को यहाँ पे लग रहा है कि वो सबके बराबर है। बट एज हर डे गो ऑन, बट जैसे जैसे दिन बीतता है, कांता बिकम अ लेस सर्टेन
अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स। तो कांता को फिर डाउट होता है इस इक्वालिटी पे। यहाँ पे इलेक्शन देते समय कांता को लग रहा है कि पूरे तरीके से इक्वालिटी है, क्योंकि उसके वोट की भी वैल्यू एक है और जितने भी लोग वहाँ पे वोट कास्ट कर रहे हैं उनकी भी वैल्यू एक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है कांता थोड़ा अपने समाज में देखती है तो उसको इक्वालिटी जो है उस पर डाउट होता है। वॉट इज़ दैट मेक द कांता अनश्योर? लेट अस टेक a look at the day in her life. She lives in a slum and has a drain behind her house. कांता जिस एरिया में रहती है तो कांता स्लम एरिया में रहती है, और एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, और उनके घर के आसपास बहुत सारे नाले बहते हैं। हर डॉटर इज अ सिक, उनकी लड़की बीमार है, बट सी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज सी नीड टू बोरो द मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयज़ टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। वो अपने काम से छुट्टी भी नहीं ले सकती और उनको अपने एम्प्लॉयर से जिन्होंने उनको काम दिया है उनसे वो पैसा उधार भी मांगना चाह रही हैं। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प tire her out, and finally she end her day by again standing in a long line. This line in the front of the government hospital is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are the poor. उसके बाद कांता जब हॉस्पिटल में जाती हैं तो वहाँ पे एक लंबी लाइन लगी रहती है और ये देखती हैं वो कि उस लाइन में सारे के सारे लोग गरीब ही खड़ा है। दैट्स इवनिंग जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, वो अपने बेटी से कह रही हैं बेटी थोड़ा रुक जाओ 10 मिनट और, कुछ ही समय फिर हम लोग डॉक्टर से दिखाते हैं, लाइन में खड़ी हैं वो। इससे पहले ऊपर 2 फिगर्स और छूट गए हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। जब कांता जैन साहब के घर काम करने आती हैं तो उनकी वाइफ कहती हैं थोड़ा ध्यान से कॉर्नर को भी साफ कर देना। हियर योर एडवांस कांता बट नॉट टू मेक अ हैबिट ऑफ इट। तो कांता जैन साहब की वाइफ से पैसे थोड़ा एडवांस मांगती हैं क्योंकि वो अपने बच्चे को दिखाना हॉस्पिटल में। तो जैन साहब की वाइफ कहती हैं ये तुम्हारा एडवांस है बट इसका हैबिट मत डालो। नो मैडम। तो कांता कहती नहीं मैडम, हैबिट नहीं डालूँगा मैं। जैन मैडम एंड जैन साहब may stand in a line to vote but they never have to do it when their children are sick। तो इनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अभी जब मैं पोस्ट कास्ट करने गई थी तो वहाँ पे जैन साहब और उसी लाइन में खड़े थे, बट जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तो कभी भी उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं आते। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हो रहा है, डू यू थिंक दैट द कांता हैज़ ए इनफ रीज़न टू डाउट वेदर सी इज़ रियली इक्वल? लिस्ट 3 रीजन्स फ्रॉम द स्टोरी अबोव दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस। तो आप ऊपर की स्टोरी से ये बताइए कि ऐसा कांता के दिमाग में क्यों चल रहा है, क्योंकि कांता कंफ्यूज है कि उनको इक्वालिटी है कि नहीं है रियली में। बिकॉज एक जगह पे उनको इक्वालिटी फील हो रही है, एक जगह पे उनको इक्वालिटी फील हो रही है, तो सी आर कन्फ्यूज ना, सी इज कन्फ्यूज। अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी यहाँ देखते हैं। द कांता इज वन ऑफ द मेनी पीपल who live in the democratic India। तो कांता इज़ वन ऑफ द मेनी पीपल who live in democratic India। कांता उन लोगों में से, बहुत सारे लोगों में से हैं जो भारत में रहते हैं, एंड who have a right to vote but whose daily living and the working condition are far from the equal। उनको राइट टू वोट तो बराबर देने का राइट है, बट whose daily living and the working condition are far from equal। लेकिन उनके डेली लिविंग को अगर हम देखें, उनके वर्किंग कंडीशन को देखें तो वो इक्वालिटी से कहीं दूर है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर द पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंसेस द इनइक्वालिटी इन द डिफरेंट वे। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द 2 स्टोरी गिवन बिलो। ईच ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन द रियल इंसिडेंट इन द पीपल लाइफ एंड द रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। तो नीचे 2 स्टोरी दी गई हैं, उनको पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इंडिया में इनइक्वालिटी डिफरेंट काइंड्स में कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं। One of the more common form of the inequality in India is the caste system। This is the caste system। तो caste system एक इंडिया में inequality generate करता है। If you live in the rural India, your caste identity is something that you probably learn and experience every young। If you live in the urban India, the some of you might think that the people no longer believe in the caste। तो रूरल एरिया में हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम ज़्यादा प्रिवेल करता है शहर के कंपैरिजन में।
But just look at this matrimonial song from the leading English newspaper, and you will see how the important issue of the caste continue to be in the mind of the highly educated urban Indians. तो यहाँ पे कुछ लाइन्स हैं, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा. आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको. नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द दलित चाइल्ड अटेंडिंग द स्कूल. You have already read about the Dalit in the class 6 book. Dalit is a term that so-called the lower caste used to address themselves. तो दलित वर्ड की जो मीनिंग है वो इस तरीके से है, सो कॉल्ड द लोअर कास्ट. ये एक लोअर कास्ट है जो एड्रेस करता है, लोअर कास्ट के लोग इस टर्म का यूज़ करते हैं अपने आप को एड्रेस करने के लिए. दलित मीन्स द ब्रोकन, एंड बाय यूजिंग दिस word the lower caste are pointing to how they were and they continue to be seriously discriminated against. तो इस वर्ड का यूज़ करके लोअर कास्ट के लोग ये पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि इनका डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में कैसे हो रहा है. ओम प्रकाश वाल्मीकि is a famous Dalit writer. In his autobiography The Juthan, he write, I had to sit away from the other in the class and that too on the floor. तो एक जूठन ऑटोबायोग्राफी लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, एंड ये एक बहुत ही फेमस दलित राइटर हैं. वो लिखते हैं कि आई हैड टू सीट अवे फ्रॉम द अदर इन द क्लास. कहते हैं कि मुझे क्लास में, ठीक है, और लोगों से दूर बैठाया जाता है, एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और मुझे नीचे बैठाया जाता था. द मैट रैन आउट बिफोर द रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन. सम टाइम आई वुड हैव टू सीट अवे बिहाइंड एवरीबॉडी. मुझे सबसे पीछे बैठाया जाता. राइट कॉर्नर, राइट नियर द डोर, दरवाजे के पास में. सम टाइम दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन्स. कभी कभी उनको, ठीक है, मार भी पड़ती थी बिना कारण के. देन ही वॉज इन द क्लास 4th. द हेडमास्टर आस्क्ड द ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड. जब वो क्लास 4 में थे तो हेडमास्टर ने कहा उनको कि स्कूल और स्कूल का जो प्ले ग्राउंड है उसमें झाड़ू लगाओ. ही राइट, द प्ले ग्राउंड वॉज अ वेरी लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इज क्लीनिंग इट. स्कूल का जो प्ले ग्राउंड था वो बहुत बड़ा था, उनको उतना झाड़ू लगाना बहुत इम्पॉसिबल था. माई बैक बिगेंस टू एच. मेरा पीठ दर्द करने लगा. माई फेस वॉज कवर्ड विद द डस्ट. मेरा चेहरा पूरा धूल से ढक गया. द डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ. धूल मेरे मुंह में जा रहे थे. ये है, यहाँ पे देख लीजिए, ये फ़ोटो यहाँ पे बना हुआ इस बुक का. द अदर चिल्ड्रेन इन माई क्लास वेर स्टडिंग. और सारे बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे. आई वॉज स्वीपिंग. मैं झाड़ू लगा रहा था. द हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी. हेडमास्टर अपने रूम में बैठा हुआ था और मुझे देख रहा था. आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ द वाटर. मुझे पानी पीने के लिए भी अलाउ नहीं किया गया था. आई स्वेप्ट द होल डे फ्रॉम द डोर एंड द विंडो ऑफ द स्कूल रूम. आइज ऑफ द टीचर एंड द बॉयज सॉ दिस स्पेक्टिकल्स. टीचर और सारे स्टूडेंट ये सारा सब कुछ देख रहे थे. द ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ द डेज. तो 2-3 दिन तक ऐसा ही चला, उनसे झाड़ू लगवाया जा रहा था. एंड दिस ओनली कम टू एन एंड when his father who happened to be the passing by saw his sons sweeping. ये तब बंद हुआ जब उनके पिताजी एक दिन स्कूल के पास से गुजर रहे थे. उन्होंने देख लिया कि मेरा बेटा झाड़ू लगा रहा है वहाँ स्कूल में. he confronted the teachers. वो टीचर से गए, बात किए. and then walking away from the school holding the Om Prakash hand, he said loudly for all of them to hear, you are a teacher so I am leaving now. उन्होंने तेज चिल्लाते हुए कहा कि आप लोग टीचर हैं इसलिए आप लोगों को मैं छोड़ रहा हूँ. बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, ही विल स्टडी राइट हियर एंड इन दिस स्कूल एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम. से कहते हुए वो चले गए. द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन द एक्सीडेंट दैट टुक द प्लेस इन वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट सिटी and is a common practice in most part of the country. It is the story about Mr. and Mrs. Ansari who are looking to rent an apartment in the city. मिस्टर अंसारी और उनकी मिसेज अंसारी
वो लोग शहर में एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं किराए पे। दे हैड द मनी, उनके पास पैसे थे। एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम, उनको रेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर्स फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस, वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं कि एक उनको रेंट पे कोई रूम मिल जाए प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू। द डीलर इन्फॉर्म देम दैट ही नो अबाउट अ क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट दैट वर द अवेलेबल फॉर द रेंट। तो डीलर बताते हैं कि बस मेरे पास कुछ अपार्टमेंट हैं जो खाली हैं, आप लोगों को मिल सकते हैं। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारी लाइक इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। जब वो अंसारी देखते हैं अपार्टमेंट को तो कहते हैं ठीक है मैं इसको ले लूँगा। हाउएवर when the landlady found out their name, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who had a meat because the building did not have any non-vegetarian resident। जब लैंडलेडी उस अपार्टमेंट की मालकिन जो होती है वो जब उनको ये पता लगता है तो वो कहती हैं, जब उनके नाम के बारे में पता चलता है, अंसारी के नाम के बारे में जब लैंडलेडी को पता चलता है, सी मेड एन एक्सक्यूज़, वो बहाना बनाने लगती हैं। और सी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट द मीट, वो कहती हैं कि मैं उनको अपना घर रेंट पे नहीं दे सकता जो लोग मीट खाते हैं, बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट। कहते हैं कि बिल्डिंग में कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो नॉन वेजिटेरियन है। बोथ द अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल द फिश बीइंग कुक इन द नेबर्स हाउस। ऐसा सुन के प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दोनों को सरप्राइज होता है बिकॉज बगल से मछली बनने की स्मेल आ रही थी लैंडलेडी के बगल से। द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट। सेम फिनोमिना दूसरे और तीसरे अपार्टमेंट में भी हुआ। तो फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट वॉन्ट टू चेंज देयर नेम एंड कॉल देमसेल्फ द मिस्टर एंड द मिसेस कुमार। तो प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे बात किया मिस्टर अंसारी और मिसेज अंसारी से। उन्होंने कहा, प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि आप लोग अपना नाम चेंज कर दीजिए, मिस्टर एंड मिसेज कुमार। द अंसारी वर रिलक्टेंट टू डू दिस एंड द डिसाइडेड टू लुक सम मोर। इन द एंड इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग at apartment before they found a landlady who was willing to give them a place on the rent। तो एक महीने खोजने के बाद उनको एक लैंडलेडी मिली जो तैयार हुई उनको रेंट देने के लिए। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो आप फीडबैक अच्छा दीजिए कमेंट में। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कि आपको सब्सिक्वेंट आगे जो वीडियो बने वो आपको अवेलेबल हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।